दोस्तों, आप सभी का मिशन 100 क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आइए आज अपना पहला क्लास चालू करते हैं हम लोग। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिस्ट्री का। देखते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 1 है, इसमें पूरा टोटल क्वेश्चन 96 है और भी पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें सारा क्वेश्चन है। ये मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखिए इसको और इससे आप अपना आगे फायदा उठाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है बी में यूनान, सी है तुर्की, डी है इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है वो ऑप्शन नंबर बी यूनान रहा है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछ चुका है। पहला है ऑप्शन इसका तुर्की, दूसरा है यूनान, तीसरा ऑप्शन है हंगरी, चौथा है पोलैंड। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा ए तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तुर्की और रूस के बीच हुआ था। रूस, ये दोनों के बीच जो संधि हुआ था 1829 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपोल और की संधि हुआ था वो 1829 में रूस और तुर्की के बीच। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो ऑप्शन है ए 1854, बी 1864, सी 1874 और डी है 1884 ईस्वी। तो इसमें भी होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी 1864 ईस्वी। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1864 ईस्वी में हुआ था, 1864 ईस्वी। चौथा क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इटली से जो भी क्वेश्चन आता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है 1864, ऑप्शन नंबर बी है 1871, ऑप्शन नंबर सी है 1720, ऑप्शन नंबर डी है 1817। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन का होगा 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। और आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है लुई फिलिप किस देश का शासक था। ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है ऑस्ट्रिया, डी है इटली। तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। फ्रांस का शासक था लुई फिलिप। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में रिपीट होता है। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यूनान, बी है पुर्तगाल, सी है इंग्लैंड, डी है पोलैंड। तो इसका ऑप्शन होगा यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है। और आगे 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। किस देश के अधीन था। तो बोहेमिया ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया, बी है यूनान, सी है तुर्की, डी है पोलैंड। तो बोहेमिया जो है ऑस्ट्रिया के अधीन था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र
के गुट में कौन कौन शामिल था। इसमें 3 ऑप्शन है शामिल वाले और एक है जो शामिल नहीं था मित्र गुट के। तो ए है ब्रिटेन, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस, रूस है डी नंबर। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है जर्मनी, ये जर्मनी शामिल नहीं था मित्र राष्ट्र के गुट में। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये तीनों शामिल था मित्र राष्ट्र के गुट में। चलिए आगे बढ़ते हैं 8-9 नंबर क्वेश्चन में। अब 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। विलियम प्रथम 1871 में कहाँ का सम्राट बना। तो ए है इटली, बी है इंग्लैंड, सी है जर्मनी, डी है पोलैंड। तो ये जो है विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था 1871 में, जर्मनी का सम्राट। तो 9 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सर्डिनिया का राजा कौन था, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्डिनिया का राजा कौन था। तो ए है विक्टर इमैनुअल, बी है नेपोलियन, सी है चार्ल्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विक्टर इमैनुअल जो था सर्डिनिया का राजा था। और 11 नंबर है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली के एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण, इटली हो या जर्मनी हो, ये दोनों का एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। हर एक बार एग्जाम में एक किसी का, दोनों में से किसी न किसी एक का देता है। तो इटली के एकीकरण प्रमुख नायक में पहला है ए नंबर ऑप्शन है मेजनी, बी नंबर है काउंट काबूर, सी नंबर है गैरीबाल्डी और डी नंबर इनमें से सभी। तो ये जितने भी हैं ये सभी लोग का प्रमुख रहा है, उसमें प्रमुख नायक रहे हैं। इनमें से सभी होगा ना। 12 नंबर क्वेश्चन आइए अब। लुई 16वें को फांसी कब दी गई। लुई 16वें को फांसी कब दी गई। तो 1748 ईस्वी में पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1793 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1798 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1854 ईस्वी। तो लुई 16वें को फांसी दिया गया था 1793 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो ए नंबर क्वेश्चन है मेटरनिख, बी नंबर में ऑप्शन है नेपोलियन, सी नंबर लेनिन, डी नंबर कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेटरनिख जो था वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था। और आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। ये भी बहुत क्वेश्चन दोहराता रहता है, हमेशा परीक्षा में पूछता रहता है कि जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था किस सम्मेलन में। तो 14 का है, ए में है क्योटो सम्मेलन, बी में है वियना सम्मेलन, सी में है रियो डी जेनेरो सम्मेलन और डी में है लैसने सम्मेलन। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लैसने सम्मेलन में हुआ था। लैसने सम्मेलन में उसका क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अमेरिका में तो ऑप्शन नंबर ए है अब्राहम लिंकन, बी है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सी है बराक ओबामा, डी है निक्सन। तो वहाँ का जो न्यू डील लागू करने वाला था तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन्होंने न्यू डील लागू किया था अमेरिका में। 16 नंबर आइए कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। देखिए हीगेल, इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा लेता है हीगेल का। हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल पहला में है फ्रांस, दूसरा में है इटली, तीसरा में है जर्मनी और चौथा में है ऑस्ट्रिया। तो हीगेल जो है जर्मनी का दार्शनिक था, जर्मनी का। और आगे
17 नंबर क्वेश्चन में है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला में है गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना। दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। तीसरा ऑप्शन है राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो हो गई ऑप्शन नंबर होगा सी सही, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। 18 नंबर क्वेश्चन होगा सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर, महान सिकंदर जो सभी देशों को जीतता आया, उस सिकंदर की बात हो रहा है। सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो डी नंबर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर है ए रोम, बी है चीन, सी है यूनान, डी है मिस्र। तो ये जो सिकंदर था यूनान का था। कहाँ का था, तो यूनान का था रहने वाला। 19 है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो हमेशा क्वेश्चन दोहराता रहता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो ऑप्शन नंबर है ए में 1789, बी में है 1804, सी में 1871, डी में है 1817 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, 1789 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो 20 नंबर है, पहला नंबर है इटली, दूसरा नंबर है जर्मनी, तीसरा है रूस, चौथा है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो जेना विश्वविद्यालय है ये जर्मनी में है। कहाँ है दोस्तों, जर्मनी में। ये सब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको लेकर के आऊँगा क्लास, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है मिशन 100 पर। मिशन 100 पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। हर रोज इसका एक ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा। और ये अभी इतिहास विषय का है, इसके बाद आपको विज्ञान का भी आएगा और हिंदी का भी आएगा, मैथ भी आएगा, सभी चीज़ों का आएगा, उर्दू भी आएगा। ऐसा नहीं है कि उर्दू छोड़ दिया जाएगा, उर्दू भी आएगा इस पर। चलिए 21 नंबर है क्वेश्चन, कोसुत का संबंध किस देश से है। कोसुत का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है ए में है ऑस्ट्रिया, बी में है यूनान, सी में है पोलैंड, डी में है हंगरी। तो कोसुत का संबंध हंगरी से था, हंगरी से कोसुत का संबंध कहाँ से था, हंगरी से। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों यहाँ मेजिनो लिखा गया है और थोड़ा सा हैंडराइटिंग में मिस्टेक हुआ है, मेजनी होगा ये। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संगठन का नाम था, पहला में है लाल सेना, बी में है कार्बोनरित, सी में है फिलिक हेंटारिया, डी में है डायट। तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी के से संगठन से, कार्बोनरी संगठन मेजनी से संबंधित था। 23 नंबर है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। कर इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और डी नंबर है प्रसा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ये तो हर एक एग्जाम में आता है और बहुत लोग जानते भी होंगे काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो पहला है सेनापति, दूसरा है फ्रांस में राजदूत, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री। तो ये तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री। 25वां क्वेश्चन है,
कि जलवेरिन कैसी संस्था थी। ये पिछला बार एग्जाम में जलवेरिन के बारे में दिया था, 2025 का एग्जाम मैट्रिक में हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था जलवेरिन कैसी संस्था थी। तो ए नंबर है क्रांतिकारियों की, बी नंबर है व्यापारियों की, सी नंबर विद्वानों की, डी नंबर है पादरी एवं सामंतों की। तो जलवेरिन जो है व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। और आगे चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रकाश होता है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यूनान हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स की क्रांति कब हुई, 27 नंबर क्वेश्चन है। 1820 ईस्वी, बी है 1821 ईस्वी, सी है 1822 ईस्वी, डी है 1823 ईस्वी। तो नेपल्स की क्रांति जो हुआ था 1821 ईस्वी में हुआ था, 1821 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन है फ्रांस, बी नंबर है ऑस्ट्रिया, सी नंबर है हंगरी, डी नंबर है इंग्लैंड। तो ये आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन में आइए। 29 नंबर क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, मतलब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया। तो 1836 ऑप्शन नंबर ए है, बी है 1832, सी है 1842 और सी है 1830 ईस्वी। तो यूनान को राष्ट्र घोषित किया गया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आइए आगे क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। ये भी क्वेश्चन हमेशा ऐसे भी यही रहा है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। पहला ए में है हीगेल, बी में है अंडर्ट, सी में है हमबोल्ट, डी में है जैकब ग्रीम। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीगेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हीगेल। ये भी तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है एड्रियानोपोल संधि का। हाँ ये देखिए क्वेश्चन ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, एड्रियानोपोल की संधि किन देशों के बीच हुई थी। वहाँ बताया हमने एड्रियानोपोल की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। फिर भी आप लोग इसको देख लीजिए, तुर्की और रूस के बीच हुआ था, तुर्की और रूस के बीच ये संधि हुआ था। 33 नंबर आइए, 33 नंबर क्वेश्चन है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, पूरा अधिकार था उस पर। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य कर लिया था, उसको कब्जा लिया था। तो ए में है फ्रांस, बी में है ऑस्ट्रिया, सी में है ब्रिटेन, डी में है तुर्की। तो ये जो है ऑस्ट्रिया ने उसको अपने अधीन कर लिया था, उसको अपने अधीन बना लिया था। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ए में है रूस, बी में है ब्रिटेन, सी में है ऑस्ट्रिया, डी में है फ्रांस। 34 नंबर क्वेश्चन को जो ये कुचलने की बात हो रहा है पोलैंड के विद्रोह को, तो रूस ने उसको कुचल दिया था, रूस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रूस ने उसे दबा दिया था। और 35 नंबर क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। ये तो क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये सब पूछता है। तो 35 नंबर है 1870 में हुआ था ये। से बीच कह रहा है कि सन 1870 फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, ये सेडोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हुआ होगा। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, इसलिए आपको बता दिए इसके बारे में थोड़ा। 36 नंबर क्वेश्चन है
36 में क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। ये भी क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण पूर्ण किस युद्ध के बीच बाद हुआ था। तो ए नंबर है क्रीमिया का युद्ध, बी नंबर है सेडोवा का युद्ध, सी नंबर है प्रशा डेनमार्क का युद्ध, डी नंबर है सेडोन का युद्ध। तो ये सेडोन का युद्ध के बाद ये एकीकरण पूर्ण हुआ था। सेडोन के युद्ध के बाद एकीकरण पूर्ण हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार ए में है मेजनी, बी में है गैरीबाल्डी, सी में है लेनिन, डी में है बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख है तो बिस्मार्क था, और इटली आएगा तो इटली में मेजनी हो जाएगा। जर्मनी का जब भी आएगा तो बिस्मार्क होगा, और इटली आएगा तो वहाँ मेजनी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही हल कर सकते हैं। पहला जो 37 नंबर क्वेश्चन था उससे ही रिलेटेड है ये भी। तो कह रहा कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था। तो पहला बिस्मार्क, दूसरा है मेजनी, तीसरा है काउंट काउर, तीसरा है गैरी, चौथा गैरीबाल्डी। तो ये तो बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण प्रमुख वास्तुकार था, ये इटली का नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही होगी बीच बीच में, क्योंकि ये पहला वीडियो है और आता रहेगा अच्छा से वीडियो, आप लोग देखते रहिए। 39 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 के बाद, तो ए में है संघीय शासन व्यवस्था, बी में है संवैधानिक राजतंत्र, सी में है गणराज्य, डी में है अधिनायकवाद। तो 39 का होगा ऑप्शन नंबर संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। 40 में आइए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी जब भी आएगा वो उत्तरदायी होगा, तो डायरेक्ट आप लोग बिस्मार्क, जर्मनी से बिस्मार्क था, और इटली में मेजरी था। ये दोनों को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बिस्मार्क होगा, बिस्मार्क ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आई क्वेश्चन है आप लोग के लिए। मैट्रिक 2026 के एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो आइए, फ्रैंकफर्ट की संधि, बी में है पेरिस की संधि, सी में वियना कांग्रेस की संधि, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि, 1871 ईस्वी में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि ना। 42 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में देखिए, इटली का एकीकरण, एक बार जर्मनी का एकीकरण, ये दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। इटली का एकीकरण भी आता है और जर्मनी का एकीकरण भी आता है। तो इटली के एकीकरण में ऑप्शन में है मेजनी एवं विक्टर इमैनुअल, बी में है गैरीबाल्डी, सी में है काउंट काबू, डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का योगदान था इटली के एकीकरण में, इनमें से सभी का योगदान था इटली के एकीकरण में। और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ए नंबर में है फ्रांस, बी नंबर में है जर्मनी, सी नंबर में है ब्रिटेन, डी नंबर में है ऑस्ट्रिया। तो ये ब्रिटेन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर हो, आइए देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी है स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी है गैरीबाल्डी। तो ये रक्त और लौह की नीति का संबंध बिस्मार्क से था, बिस्मार्क से, ऑप्शन नंबर सी। 44 हो गया क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो ये क्वेश्चन तो हो गया है, बोहेमिया वाला ऑस्ट्रिया इसके अधीन था। अब चलिए 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना।
ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन है। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? पहला इटली, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है जर्मनी, चौथा है पोलैंड। तो ये जर्मनी का बना था, जर्मनी का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? कितना क्वेश्चन बढ़िया है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो 47 का होगा फ्रांस, बी में होगा जापान, सी में है वियतनाम, डी में है भारत। तो इसका सही उत्तर होगा बी जापान। इसका सही उत्तर बी जापान है। आगे बढ़ते हैं। जर्मन राइन, 48 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये तो आपका क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको नज़रअंदाज नहीं करना है दोस्तों। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो पहला में है लुई 18वां, और दूसरा में है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में है नेपोलियन थर्ड, और डी में है बिस्मार्क। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका निर्माण किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी है। 49 नंबर क्वेश्चन है ये, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? देखिए फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ए में है प्रजातंत्र शासन, बी में है निरंकुश शासन, सी में है गिरफ्तारी पत्र, डी में है मनसबदारी प्रथा। तो इसका सबसे प्रमुख कारण था वहाँ निरंकुश शासन था, निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन है 50 नंबर में है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो पहला क्वेश्चन ए नंबर में है, इसका उत्तर में हैब्सबर्ग, बी नंबर में है ऑर्लिया वंश, सी में बोर्बो वंश, डी में है जारशाही वंश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बोर्बो वंश। आगे बढ़ते हैं। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? पहला ऑप्शन है 1789, दूसरा में ऑप्शन में है 1791, तीसरा में है 1801 और चौथा में है 1804 में। तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। बाबू आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन है वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए नंबर है नेपोलियन बोनापार्ट, बी नंबर है लुई 18वां, सी नंबर है चार्ल्स दसम, डी नंबर है मेटरनिख। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेटरनिख था। वियना कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिख था। 53 नंबर क्वेश्चन है ये, 53 नंबर क्वेश्चन है मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? 53 नंबर क्वेश्चन में पहला में है गणतंत्र की स्थापना, दूसरा में है प्रजातंत्र की स्थापना, तीसरा में है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, डी में है नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। आगे बढ़ते हैं बाबू। 54 नंबर क्वेश्चन, मेटरनिख कौन था? 54 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी में है फ्रांस का सम्राट, सी है रूस का जार, डी है प्रसा का चांसलर। तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। पर किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? सर्दी जुकाम का बात करने वाला कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पहला है नेपोलियन, दूसरा है हिटलर, तीसरा है इसका ऑप्शन मेटरनिख और चौथा है गैरीबाल्डी। तो ये जो शब्द बोला था ये मेटरनिख बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है
नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो ये तो क्वेश्चन भी यही है। ये क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये ऑप्शन भी आप लोग याद करिए। ये नेपोलियन कोड में कुल, ऑप्शन नंबर ए है 3, 5, सी में है 4, डी में है 7, तो इसमें 5 होगा। 5 कोड था। कितना कोड? 5 कोड था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड, याद रखिएगा। 57 में रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? पहला है एक राजनैतिक आंदोलन, तो हम लोग थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा था, घर है ना, बनाने में वीडियो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आगे फिर से देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन जो है 56 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड हो गया। रोमनीवाद रोमानीवाद क्या था? ये भी क्वेश्चन जो है, ऑप्शन नंबर ए है एक राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है एक आर्थिक क्रांति, डी है एक धार्मिक क्रांति। तो ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ये कैसा सांस्कृतिक आंदोलन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी, ये ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप, डी है पश्चिमी एशिया। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। यूरोप। अगला क्वेश्चन है, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियन जो है, ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है रूस। तो ये मौरियन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, ये फ्रांस। 60 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पहला में पुनर्जागरण, बी में है धर्म सुधार आंदोलन, सी में है गौरवपूर्ण क्रांति, या डी में है फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है पुनर्जागरण से, ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण। 61 हो जाएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस का सम्मेलन या वियना कांग्रेस कब हुआ था? 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है, सही जवाब कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1815, ऑप्शन नंबर बी है 1818, ऑप्शन नंबर सी है 1820, ऑप्शन नंबर डी है 1848। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। आगे बढ़िए, 62 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 के बाद, ऑप्शन नंबर ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी निरंकुश राजतंत्र, चौथा में गणराज्य। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र के शासन हुआ था वहाँ। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया बी उसका। 63 का चलिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन, ये भी क्वेश्चन देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन 63 का कब पारित हुआ था? ऑप्शन में है 1688 में, बी में है 1707 में, सी में है 1788 में, डी में है 1807 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, MVVI महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये जो अभी आया है 64 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? एक आएगा यंग इटली, एक आएगा
यंग इटली, यंग इटली आएगा। ये यंग यूरोप है, यंग यूरोप है। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है गैरीबाल्डी, सी है विक्टर इमैनुअल, डी है मुसोलिनी। तो ये यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी। अब 1831 या 32 में किया था ये। आगे चलिए क्वेश्चन आएगा। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। देखिए 65 में इटली का एकीकरण का मसीहा हम बताए ना। इटली को कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर मारिएगा इसको, मेजनी। इटली आएगा तो मेजनी, और जर्मनी आएगा तो बिस्मार्क। ये दोनों को मसीहा बोला जाता है। इटली का एकीकरण का मसीहा सबसे ज़्यादा भागीदारी मेजनी का, और जर्मनी में बिस्मार्क का। अब आइए आगे क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये क्वेश्चन तो हो गया है, मेजनी का संबंध कार्बोनारिस संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़िए 67 नंबर क्वेश्चन है। किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? देखिए किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप को समेट दिया, उसमें समस्या बना दिया। पहला नंबर है ए काउंट काबूर, बी है गैरीबाल्डी, सी है मेजनी, डी है विक्टर इमैनुअल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। काउंट काबूर ने पूरा इटली की समस्या को यूरोप का समस्या बनाकर रख दिया था। आगे चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है। यंग इटली के संस्थापक देख लीजिए, आ गया ना। यंग यूरोप वहाँ था, यहाँ यंग इटली। तो ए है इसका ऑप्शन नंबर ए है काउंट काबूर, बी है गैरीबाल्डी, सी है मेजनी, डी है मुसोलिनी। तो यंग इटली का संस्थापक भी कौन था? तो मेजनी था। ऑप्शन नंबर सी मेजनी, ऑप्शन नंबर सी मेजनी था, मेजनी। यंग यूरोप पूछे या यंग इटली पूछे, दोनों का कौन संस्थापक था? तो मेजनी था। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 69 नंबर क्वेश्चन है लाल कुर्ती वाला। तो ऑप्शन नंबर ए है काउंट काबूर, बी है मेजनी, सी है बिस्मार्क, डी है गैरीबाल्डी। तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। 70 नंबर क्वेश्चन आइए। 70 नंबर क्वेश्चन है काबूर कौन था? देखिए काबूर मतलब काउंट काबूर। तो जर्मनी का राजा, बी में है इटली का प्रधानमंत्री, सी में है इटली का राजा, डी है जर्मनी का मंत्री। तो ये है इटली का प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो इटली का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है, फिर भी इसका जान लीजिए। 71 का आंसर पहला में होगा जियोबार्टी ने, दूसरा में होगा चार्ल्स एल्बर्ट ने, सी में है विक्टर इमैनुअल ने, डी में है मेजनी ने। तो ये मेजनी किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। मेजनी फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का स्थापना मेजनी किया था। आगे क्वेश्चन है 72 नंबर, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए कार्बोनरी की स्थापना भी मेजनी ही किया था। इसका स्थापना कब हुई ये पूछ रहा है। तो 72 नंबर क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए है 1810, बी है 1815, सी है 1830 और डी है 1848। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 1810 ईस्वी, 1810 ईस्वी। आगे क्वेश्चन चलते हैं लेकर के 73 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये तो पढ़ने वाले सभी लोग जानते होंगे कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ए नंबर है सिपाही, बी नंबर है किसान, सी नंबर है जमींदार और डी नंबर है नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर? पहला है सेनापति, दूसरा है फ्रांस में राजदूत, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है गृह मंत्री। तो काउंट काबूर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कहाँ? तो प्रधानमंत्री बनाया था इसको। 75 नंबर आया विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली,
प्रसा, ऑस्ट्रिया और यूनान। तो इसका हो जाएगा प्रसा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रसा का, ऑप्शन नंबर बी प्रसा का ये शासक था। और ये देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रसा, बी है ऑस्ट्रिया, सी है सर्डिनिया, डी है नेपल्स। तो जलवेराइन की स्थापना प्रसा ने किया था। किसने किया था? प्रसा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित है? देखिए बिस्मार्क जो जर्मनी का एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है बिस्मार्क, वही बिस्मार्क किसके विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन नंबर ए रूसो, ऑप्शन नंबर बी है हीगेल, सी है अंडर्ट और डी है जैकब। तो ये जो है हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था, ऑप्शन नंबर बी हीगेल के विचारधारा से बिस्मार्क प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेरेंट संघ की, बी है सीसेलपाइन संघ, सी है राइन संघ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइन संघ की स्थापना किया था। राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने जर्मनी में किया था। और जर्मेनिया क्या थी? ये क्वेश्चन है, जर्मेनिया क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मनी मतलब जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, सी है रूसी राष्ट्र का प्रतीक, डी है ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। तो जर्मेनिया जो था जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। कहाँ का था? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए नंबर में क्रांतिकारियों के, बी नंबर में प्रसा के, सी नंबर नेपल्स की और डी नंबर में किसका है? सर्डिनिया के। तो इसमें क्रांतिकारियों की पराजय हुई। किसका? 80 नंबर क्वेश्चन में ये होगा क्रांतिकारियों की पराजय हुई, क्रांतिकारियों की। 81 में आइए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क क्या था? हाँ देखिए बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन नंबर ए है कवि था कि नाटककार था कि संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी होगा सही इसका ऑप्शन। हीगेल कौन था? 82 नंबर क्वेश्चन में हीगेल कौन था? ए नंबर है जर्मन का चांसलर, बी नंबर में है राजनीतिज्ञ, डी सी नंबर में है दार्शनिक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हीगेल जो था एक दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 83 में आइए, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870, ये तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेडॉन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 83 का, ये रिपीट हो रहा है, सेडॉन हो जाएगा। 84 में ये किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो पहला है डेनमार्क की संधि, दूसरा है गैस्टीन की संधि, तीसरा है प्राग की संधि, चौथा है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो ये 84 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि के से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 85 नंबर है, सेल्सविग और होलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो ऑप्शन नंबर ए है इटली के एकीकरण से, दूसरा है जर्मनी के एकीकरण से, तीसरा है यूनान के एकीकरण से, चौथा है अमेरिका के एकीकरण से। तो सेल्सविग का संबंध ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण से था, जर्मनी के एकीकरण से था। 86 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी देख लीजिए, इसको याद रखिए कि ये क्वेश्चन भी है, ये इसलिए रिपीट हो रहा है। ए नंबर है लुई 18वां, बी नंबर है नेपोलियन पार्ट, सी नंबर में है नेपोलियन थर्ड,
डी नंबर में बिस्मार्क, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। और चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, ये भी रिपीट हो रहा है, आप लोग ध्यान से रहिए, देखिए क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है 1864, बी है 1866, सी है 1870 और डी है 1871। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1871 में। तो आगे क्वेश्चन 88 में, सेडॉन युद्ध कब हुआ था? सेडॉन युद्ध भी जो हुआ था, ये देखिए, ये अब तक नहीं बताया था, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अभी भी एक क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से, 2026 मैट्रिक एग्जाम के दृष्टि से, सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? तो 1871 में, 1870 में, 1848 में, 1815 में। तो देखिए सेडॉन का युद्ध जो हुआ था 1870 में हुआ था, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, 1870 में सेडॉन का युद्ध हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ए नंबर में है काउंट काबूर, काउंट काबूल, बी नंबर में है बिस्मार्क, सी नंबर में है गैरीबाल्डी, सी नंबर में गैरीबाल्डी हो गया, डी नंबर में है मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण जब भी आए तो बिस्मार्क मारिएगा, कौन सा है? तो बिस्मार्क। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डालें यूट्यूब पर, और अपने दोस्तों तक भेजें और अपने जितने फ्रेंड हैं उन फ्रेंड को ग्रुप में डालें, जितने सारे ग्रुप बनाए हैं आप लोग उस ग्रुप में डालें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोग देखेंगे उतना फ़ायदा होगा आप सभी का। और सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाए, और जो नहीं जानते हैं इस चैनल को बताइए कि मिशन 100 पर केवल ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का भरमार एकदम है, यहाँ सभी विषयों के लाएंगे। अभी तो हिस्ट्री का पार्ट 1 लाए हैं, चैप्टर 1 का, एक और इसका ऑब्जेक्टिव का है पार्ट 2, वो भी लाएंगे। साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत को भी लाएंगे, उर्दू भी लाएंगे दोस्तों, सभी चीज़ों को लाएंगे इस पर। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए यूरोप का मरीज, ये भी क्वेश्चन हमेशा डालता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ए है तुर्की, बी है इटली, सी है इंग्लैंड, डी है फ्रांस। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और 91 नंबर क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रयास होता है? तो यूनान हो जाएगा, कौन हो जाएगा? यूनान। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? देखिए यूनान में जो स्वतंत्रता के संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनान की, बी है तुर्की की, सी है रूस की, डी है फ्रांस की। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो सही ऑप्शन है कि तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इसका दूसरा दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है यूनान, सी है ब्रिटेन, डी है पोलैंड। वहाँ देखिए तुर्की दिया था, यहाँ दिया है रूस। ये दोनों के बीच हुआ था, रूस और तुर्की दोनों के बीच एड्रियानोपोल की संधि हुआ था। किसके बीच? तुर्की और रूस, तुर्की 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 और रूस, दोनों याद रखिएगा, दोनों देशों के बीच हुआ था ये संधि, एड्रियानोपोल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? पहला है इतालवी, दूसरा है मैग्यार, तीसरा है पोलिश, तीसरा है डी नंबर में है फ्रेंच। तो हंगरी की भाषा मैग्यार था, क्या था? मैग्यार, मैग्यार, मैग्यार है ना। 95 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए में है हैदर अली
बी में है टीपू सुल्तान, सी में है सफदरजंग, डी में है शिवाजी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। देखिए पहले एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो ये टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान बहुत प्रभावित था, इसने स्थापना किया था ना। आगे चलते हैं। 96 और लास्ट ये क्वेश्चन है इस सेशन का, और 96 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है साम्राज्यवाद का विकास, बी में है उपनिवेशवाद का विकास, सी में है निरंकुश राज्यों की स्थापना, डी में है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये आपके मिशन 100 क्लास बिहार बोर्ड 2026 के लिए अभी दिया गया है। इसको 96 क्वेश्चन इसमें हुआ। इस चैनल से अगर आप लोग अभी नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़िए, इसके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर कीजिए कि जो भी वीडियो डालें आपके पास ज़रूर पहुँचे। और लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और लेकिन कमेंट ज़रूर करें, आप कमेंट इस वीडियो में ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू आपको देखने के लिए, और ये वीडियो आप यहीं समाप्त करते हैं।